इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि सीडीपी के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल है। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यहाँ खालिस्तान को प्रदर्शित करते हैं। जेंडर संबंधता नहीं, जेंडर समानता अगर ऐसा होता तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर समता ऐसा भी नहीं है। सिंपली ये किसको दिखाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जो जेंडर को लेके रूढ़िवादी सोच चला आ रहा है ना, उसको ये दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी चिंतन खालिस्तान जबकि अभिसारी चिंतन खालिस्तान। तो देखो, अपसारी चिंतन क्या करता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल आंसर देता है। इसमें ये क्या होता है? इसमें ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके बहुत सारे सवाल हो सकता है। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोले तो हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से निबंध लिखेगा। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलेगा, इसमें अपसारी चिंतन मिलेगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? वस्तुनिष्ठ वाला जो प्रश्न है जिसका एक ही आंसर होता है वो क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, मतलब अभिसारी चिंतन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। देखो, समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। एकदम सही बात है, ये तो सही है, लेकिन जो सही नहीं है हमें उसको बताना है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी एकदम सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। नहीं, ये गलत है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो गलत है वही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। देखो, इसमें पहला अभिकथन दिया है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये भी सही बात है ना? तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हर किसी का बचपन अलग अलग गुजरता है। कारण क्या है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। नहीं, ये गलत बात है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, मतलब ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। नहीं। उसके बाद अगला है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये भी गलत है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल बकवास तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। बिल्कुल बकवास बात। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, यह इसका आंसर हो सकता है। बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ये किस पहलू से संबंधित है? ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि खालिस्तान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है।
लेवाइगोस्की किस चीज़ के बारे में बात करता है बताओ? लेवाइगोस्की बात करता है नीज वाक, इनर स्पीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अभिकथन और कारण पे है ना। पहला अभिकथन दिया है, अभिकथन पढ़ते हैं इसका। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। देखिए ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? जो सही है उसको बताना है। तो देखो पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल। नहीं, ये क्या है? अंतरावैयक्तिक होता है, फिर अंतःवैयक्तिक होता है ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं, ये भी नहीं है। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल हो सकता है। स्थानिक प्रकृति वातावरण की सराहना करने के कौशल नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको हमें बताना है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये गलत बात है। तो जो गलत है वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अपसारी चिंतन, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हम बहुत आस्पेक्ट में सोच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ये किस स्तर पे होता है? ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका पूरा थ्योरी जब आप समझेंगे तो इसको आप इजीली बना पाएंगे। थ्योरी की क्लासेस बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। चलिए इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका राइट उत्तर क्या है? पहले स्तर के दूसरे चरण में। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सही तो लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। अलगाव तो करना ही नहीं है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। नहीं, विभाजित भी करना ही नहीं है, अलगाव करना ही नहीं है, और रूढ़ियों के आधार पर भी प्रोत्साहित नहीं करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। यह व्यापक और सामान्य होती है? बिल्कुल नहीं। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे केवल आ जाए वो बहुत निगेटिव शब्द होता है, इतना बात याद रखेंगे CTP सॉल्व करते वक्त। यह सामयिक और विशिष्ट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में समीपस्थ सिद्धांत मतलब पूछा गया है प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में। पहला ऑप्शन है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सही लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। नहीं, फिर ये सिफेलोकॉर्डल हो जाता। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील होती है। बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ऐसा भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। मतलब विकास कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। पहले अंदर का विकास होगा, फिर बाहर हमारे प्रॉक्सिमिटी तक जाएगा, है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अजर्शन और रीजन पे बेस्ड है, जिसमें अजर्शन है, अभिकथन है। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद कारण बताता है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। एकदम सही बात है, मतलब ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? नहीं पूछा गया है, देखिएगा। पहला ऑप्शन इसमें पढ़ते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। नहीं, ये तो माना जाएगा, तो जो माना जाएगा उसको हमें नहीं बताना है। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। तुलना करना, मानक पैमाना, ये सबसे निगेटिव है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, लेकिन इसका जो नहीं है पूछा है, नहीं है मतलब जो निगेटिव, वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पूछा गया है डिस्लेक्सिया के बारे में। तो डिस्लेक्सिया क्या है? पढ़ने में दिक्कत होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई? नहीं। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो सकता है। शारीरिक समन्वय में कठिनाई? नहीं। स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई? नहीं। अब देखो, डायरेक्ट पढ़ने में नहीं लिखा है, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई लिखा है, तो ऑप्शन दूसरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं? नहीं। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं? हो सकता है। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं? ऐसा नहीं है। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं? ऐसा भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिता एक खालिस्तानी स्थिति है जबकि अक्षमता एक खालिस्तानी स्थिति है। पूछा गया है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बारे में। तो डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी क्या है? किसी भी काम को न कर पाना, मतलब कार्यात्मक स्थिति हो गया ये, है ना, डिसेबिलिटी। और उसके बाद अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट, बाधिता, तो ये क्या है? एक जैविक की स्थिति है, मतलब ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? किसके बारे में पूछा गया? कॉग्निशन एंड इमोशन। हमेशा याद रखना, कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है इसमें, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं? नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं? हो सकता है, यही बात हम कर रहे हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है? नहीं, इसका विपरीत भी सत्य है, क्योंकि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है तो भावनाएं भी संज्ञान को प्रभावित करता है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। फिर वही बात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा है, तो ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करें। सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। नहीं, तो प्राइमरी स्कूल में ऐसा में बात नहीं चलेगा। बच्चे जो भाषा बोलते हैं, जो उसका क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, वैसा उसको बोलने देना चाहिए। औपचारिक भाषा में फॉर्मल लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल करने पर जोर नहीं देंगे। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। नहीं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेत और प्रतीकों से शुरू करते हैं। नहीं भाई, मूर्त चीज़ें बच्चों को हम किताब दिखाकर बताएंगे कि ये किताब है, तभी तो वो जान पाएगा। अगर हम उनको न्यूयॉर्क और लंदन के बारे में बताने लगे तो वो कहाँ से जान पाएगा? वो तो देखा ही नहीं ना उस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पूछा गया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है? बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है? हो सकता है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है?
ये फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लक्षण है। और दूसरा क्या है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, इसका दूसरा ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। आलंबन मतलब जो लेवाइगोस्की ने टेम्पररी हेल्प की बात की है ना, पाड़, ढांचा, मचान, उसके बारे में है। बोल कर सोचो, ठीक है। संकेत और इशारे, इससे भी मदद किया जा सकता है बच्चे का। प्रश्न से भी, और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी ठीक है। लेकिन रट का दोहराव ये नहीं है, तो ये हट जाएगा। बाकी ABCD मतलब ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, देखो पहले छोटे छोटे काम करने से पहले बड़े काम कर लेते हैं। जैसे पेन को पहले पकड़ के एकदम अनार किया, लिखने से पहले वो क्या करेगा, पेन को ऐसे मुट्ठी में पकड़ेगा और कुछ भी लिखेगा। तो मुट्ठी में पकड़ के लिख रहा है तो क्या है, सकल पेशी कौशल हो गया। लेकिन अगर जब वो पेन को उंगली से पकड़ के फाइन कुछ लिख पा रहा है, ड्राइंग कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पेशी कौशल हो गया। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, पहले उसका सकल पेशी कौशल का विकास। ये दर्शाता है कि विकास कैसे होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, मतलब समीप दुराभिमुख। पहले सेंटर की ओर विकास होगा, फिर बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। देखिए, पहला है इंद्रियों का समन्वय, नहीं। विकेंद्रण, जी हाँ। डिसेंटरिंग, चीज़ों को फैला पाना और उसको तोड़कर सोच पाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, किस अवस्था में देते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीय चालक अवस्था है, या पूर्व चलन अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, संरचनावादी बोला है ना, सामाजिक संरचनावादी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस बात की वकालत करते हैं, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, हो सकता है। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ऐसा नहीं है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड्स के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको समझ के आंसर कैसे दिया जाता है। अगर आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बस सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पेन क्लास का नोट्स PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके इन नोट्स को फ्री आप कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।